समाचार में आपका स्वागत है। देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दो बार बात हो जाए। और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात सही है। अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है, और मैं समझता हूँ ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है। आप कहती है डोंट लूज हेल्थ, लूज वेट। जरा समझाइए क्या कहना चाहते हैं आप। मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है। तो अगर घर का खाएंगे, पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन में काम करेंगे, तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी। डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे। तो लेकिन रुजुता जी, एक तरफ फिटनेस, एक तरफ डाइटिंग, सारा माहौल ऐसा बना हुआ है। उस समय अगर आप ईट मोर वाली बात करती है। देखिए, आपकी माँ जी जब आपको ये पूछती है कि आपने हल्दी ली कि नहीं, तभी आपको आपको उन्होंने और एक सीख दी होगी, जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आप दोनों में ये बात हुई होगी। शायद जब आप छोटे होंगे, आपने मे बी 2-3 चपाती खा ली होगी और आपने कहा होगा आज मैंने 3 चपातियां खा ली। तो आपने माँ ने आपको बोला होगा कि कभी गिनते नहीं है कि कितना खाया है, बस उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो आराम से चबा चबा के खाओ। आज ये विजडम कनाडा फूड गाइड में 2019 में साइंटिफिक विजडम आ गया, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या डांट के कह देती है, उसमें साइंस छुपा हुआ है, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपकी बात सही है। और कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है। ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। बिल्कुल। रजुला जी, फार्म टू टेबल, ये आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है। कई स्टार्टअप्स इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश में सदियों पुराना विचार है, और जैसे आपने कहा कि भाई हर परिवार में ये परंपराएं थी, और अब धीरे धीरे 21वीं सदी का विचार भी बन गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जिन बेसिक चीजों को, यानी बैक टू बेसिक एक प्रकार से कहें, उसको प्रमोट कर रही हैं, और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे अच्छा लगा आज आपसे बातें कर करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे। अब फिटनेस की दुनिया के अलग लोग यहाँ आए, लेकिन फिटनेस का एक अलग लेवल भी होता है। और मुझे खुशी है कि स्वामी शिव दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने आज हमारे बीच आकर के हमें आशीर्वाद भी देने का और मार्गदर्शन करने के लिए स्वीकार किया है।
आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और एमआईटी से मास्टर करने के बाद आपने ये मार्ग चुना है। लोगों को जरूर आश्चर्य भी होता होगा, आदर का भाव भी आता होगा और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके संबंध में लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड और इस प्रकार का आज का ये समर्पित जीवन, मैं समझता हूं आपकी बात को नई पीढ़ी जरूर नए तरीके से स्वीकार करेगी और इसलिए जरूर हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बिहार योग विद्यालय और योग नगरी मुंगेर के नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका उत्तर भी आप एक रूप से दे ही चुके हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो मंत्र आपने अपने जीवन का हम लोगों के सामने रखा है, वही एक प्रेरक, वही एक प्रोत्साहक का कार्य करता है और जीवन में समर्पण का एक क्षण लाता है। अपने बारे में कुछ ज्यादा कहना तो संकोचजनक होगा। मैं यहाँ केवल अपनी गुरु परंपरा के महान विभूतियों का उल्लेख करना चाहूंगा। उनके जीवन का उल्लेख करूंगा तो मेरे जीवन की बात भी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से। आप में से कई लोग जानते होंगे, वो मेडिकल डॉक्टर थे, उच्चतम डिग्रियां प्राप्त थी उनको, FRCS की उच्च डिग्री प्राप्त की थी उस जमाने में, और उस समय वो मलाया में काम करते थे और बहुत यश था, नाम था, धन था। लेकिन एक क्षण आया उनके जीवन में जब इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर मलाया से हिमालय आ गए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। हमारे परम गुरु जो उनके शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी, वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, कुमाऊं के एक संपन्न जमींदार के पुत्र थे। सैकड़ों एकड़ जमीन थी। 19 बरस की आयु में सब छोड़ के अपने गुरु चरणों में आए और संन्यास्त होकर अपने गुरु आदेश का पालन करते हुए उन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। उनका गुरु आदेश यही था कि योग को नगर नगर डगर डगर फैलाना है, योग को प्रतिष्ठित करना है, और यही काम स्वामी सत्यानंद जी ने किया। और अंत में हम अपने गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद जी की बात करना चाहेंगे। 4 वर्ष की आयु में वो अपने गुरु के पास रहने के लिए आ गए। 4 वर्ष की आयु, जिस समय बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपना जीवन समर्पित किया अपने गुरु के काम के लिए, गुरु के मिशन के लिए। ऐसी महान हस्तियों के सामने तो हम किस खेत की मूली हैं। इतना ही कहेंगे कि उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शिक्षा को अपने सामने रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास है। योग के माध्यम से जनमानस में हम जितना उत्थान ला सकें, जितनी एक सजगता ला सकें, जिससे लोग अपने जीवन को उत्तम, श्रेष्ठ, योगमय और सुंदर बना सकें, यही एक भाव है जो हमें प्रेरित करता है। स्वामी जी, आपने पुरातन शास्त्र परंपरा और आधुनिक विज्ञान, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े इंसान हैं, बड़ा अद्भुत संयोग किया है। आपने आश्रम का एनवायरनमेंट और उसको एकदम से इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, यानी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन आपने आधुनिक भारत के लिए दिया है।
मैं जरूर समझना चाहूंगा कि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन जो आने वाले दिनों में लोगों का ध्यान जरूर उस पर जाएगा, इसके पीछे की थोड़ी कल्पना मैं सुनना चाहूंगा। इसके पीछे की जो विचारधारा है, जो हमको प्रेरित करती है, वो हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल में छोटी उम्र से ही बच्चे आके रहते थे, वहीं गुरु के साथ रहते थे, तो पूरा एक आवासीय माहौल बनता था, जिसमें न केवल बौद्धिक शिक्षा प्राप्त होती थी, मुख्य चीज थी कि वो अनुभवात्मक रहती थी। जो चीजें केवल सिद्धांत के तौर पे कही जाती थी, अब वो जीवन में उतरने का एक मौका मिलता था। तो हमारे आश्रम में भी यही एक शिक्षण की पद्धति है। हमारे आश्रम में जितने भी सत्र चलते हैं योग प्रशिक्षण के, वो पूर्णतः आवासीय होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि योग मात्र एक अभ्यास नहीं है, वो एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विधा है। और उसको केवल लेक्चर से या सिद्धांतों को सुनकर समझकर पूरी तरह आत्मसात कर पाना संभव नहीं, उसको जीना पड़ता है। और आश्रम वो एक माहौल, एक वातावरण उपलब्ध कराता है कि हम योग के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। तो वो जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण है, वो हमने खुद अपने जीवन में देखा है। और अपने जो जितने भी विद्यार्थी आते हैं, शुरू में भले ही उनको थोड़ा सा अजीब लगता हो, क्योंकि सब काम स्वयं करते हैं, आश्रम में कहीं कोई सेवक नौकर नहीं, एक स्वावलंबन की भावना आती है। हम देखते हैं लड़के लड़कियां आते हैं, कभी अपना कपड़ा साफ नहीं किया, कभी बर्तन साफ नहीं किए, आश्रम में आके हर चीज स्वयं करनी पड़ती है। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन जिस समय वो जाते हैं, कह के जाते हैं कि इस अनुभव ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो ये हमारे प्रशिक्षण की विशेषता है। स्वामी जी, जो बात सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है आज के समय के हिसाब से योग को ढालना। जिस तरह से समय बदला है, लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, आपने योग को उन जीवन शैली के साथ बहुत बहुत कुशलता से उसको फिट किया है। यानी जो आजकल के जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, दिखना नहीं, फलाना है, नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ ना कुछ रास्ता खोजा है। अगर वो भी थोड़ा देशवासियों को आप गाइड करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जब योग सीखने और करने की बात आती है, लोगों की यही प्राय शिकायत रहती है, समय नहीं है। आसन प्राणायाम करना है, हमको 1 घंटे का समय लगेगा, इतना समय हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से नहीं निकाल सकते। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने एक योग कैप्सूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। योग के छोटे छोटे अंग, जिनको आप अपने जीवन दैनिक जीवन के अलग अलग समय पर अपने जीवन में शामिल करके योग का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। जिसे कहा जाए कि मैक्सिमम बैंग फॉर द मिनिमम बक, अधिकतम लाभ न्यूनतम समय और न्यूनतम उसमें समय देकर। और ये जो कैप्सूल है, संक्षेप में कहें तो ये 5 कैप्सूल है। इसे पंचमुखी कैप्सूल साधना समझ लीजिए। इसका पहला कंपोनेंट है मंत्र, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा शिथिलीकरण या रिलैक्सेशन, 5वां ध्यान। क्योंकि ये हम लोगों का मानना है कि फिटनेस केवल शारीरिक नहीं है, वो एक उसका आवश्यक अंग है, लेकिन योग में हम फिटनेस को एक समग्र रूप से देखते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।